बात कर रहे हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। क्या कहता है, इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। यानी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम नंबर सेम करते हैं। देखो, हो सकता है पहली बात तो ये कि पहले क्वांटम नंबर अलग हो जाए, एक का प्रिंसिपल हो जाए, यानी एक का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो जाए, एक का 3 हो जाए, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही अलग हो गया। अब फर्स्ट करें दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम आ जाता है, n=4 n=4, लेकिन अब एक्जीमेथल अलग हो सकता है, एक का l=0 हो जाए, एक का l=1 हो जाए। एक और बात हो सकता है दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=4 आ गया, एक्जीमेथल l=1 आ गया, तो अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका -1 हो गया, इसका 0 हो गया। और एक चांस जो सबसे आखिरी के चलें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों का 4, एक्जीमेथल दोनों का l=1, मैग्नेटिक m=-1, तो स्पिन क्वांटम नंबर तो लाजमी अलग हो जाएगा, एक का +1 एक का -1। यानी पॉली भाई की बात बिल्कुल सही है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ओके जी, अब स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं। n की वैल्यू 4 है, हमें पता चल गया 4 शेल है। l की वैल्यू 1 है तो भाई p है, m की वैल्यू -1 है तो p में भी px है। अब एक ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक की स्पिन ऊपर एक की नीचे, तो ये कैसे पता चलेगा? अब ये पता चलता है स्पिन क्वांटम नंबर से। अगर स्पिन क्वांटम नंबर जिसको s से रिप्रेजेंट करते हैं, ये +1/2 है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, -1/2 है तो नीचे की तरफ, +1/2 है तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, -1/2 है तो फिर ये होगा क्लॉकवाइज। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये बात कर रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, m से जाहिर करते हैं, इससे हमें पता चलती है ओरिएंटेशन यानी सिम। फर्स्ट करो, अब n की वैल्यू 4 है तो 4 शेल हो गया, l की वैल्यू 1 है तो हम कहेंगे p है। अब p की तो सब शेल हो गया, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कौन सा है, px py pz, तो ये हमें पता चलेगा किससे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। अब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी, लेकिन l की वैल्यू अगर 1 है तो m की वैल्यू -1 से लेके +1 तक, l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 से लेके +2 तक, और अगर l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू -3 से लेके +3 तक होगी। अब ज़रा गौर से देखो, फर्स्ट करो l की वैल्यू क्या है 1, तो भाई अब m की 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं, -1 0 और 1। अगर -1 है तो इसका पे px ऑर्बिटल, 0 है तो py और 1 है तो pz। लेकिन अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 -1 0 1 और 2 हो सकती है। -2 है तो इसका पे dxy ऑर्बिटल, -1 है तो dxz, 0 है तो dyz, 1 है तो dx स्क्वायर -y स्क्वायर और 2 है तो dz स्क्वायर। और m की वैल्यू l की वैल्यू 3 होगी तो m की वैल्यू -3 से लेके +3 तक होगी। दिस ऑल अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम। आता है एक्जीमेथल क्वांटम नंबर जो कि शेप बताता है, l से जाहिर करते हैं। जब n की वैल्यू 1 होती है तो l की वैल्यू 0 होती है यानी कि s, n की वैल्यू 2 होती है तो l की वैल्यू से कम यानी कि 1 यानी कि p और सब ऑर्बिटल, n की वैल्यू 3 है तो l की 2 यानी d सब ऑर्बिटल, n की वैल्यू 4 है तो l की 3 यानी f सब ऑर्बिटल। अब एक बड़ी काम की बात सुनो यार, एस से मुराद है एब्रीवेशन शार्प का, किसका, शार्प का, प्री प्रिंसिपल का, डी डिफ्यूज और एफ फंडामेंटल। तो इनके एब्रीवेशन भी पूछ लेते हैं। अब एस की शेप होती है स्पेरिकल, पी की डबल नंबर, डी की डबल नंबर और एफ की कॉम्प्लिकेटेड। अब अगर ऑर्बिटल निकालने हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है 2l+1। एल की जगह यहाँ 0 पुट करेंगे, 2 0 0 1 बचा, फिर एल की जगह 1 पुट करो, 2 1 2 +1 3, एल की जगह 2 पुट करो, 2 2 4 +1 5, 2 3 6 +1 7। इस तरह हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाते हैं। और ये बात हम कर रहे हैं किसकी, एक्जीमेथल क्वांटम नंबर की। इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो देखो 2l+1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे लफ्ज़ों में मैंने कहा था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में 2 होंगे, 3 में 6, 5 2 10, 7 2 14, या इसको 4l+2 भी कर सकते हैं। तो ये फार्मूला भी बाज़ वक़्त पूछ लेते हैं। एक्जीमेथल क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला 4l+2। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बताया था 2n²। बहुत अहम टॉपिक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यार n से जाहिर करते हैं। सबसे पहले तो इससे एटम का साइज़ पता चलता है। देखो बोर्ड थ्योरी का फार्मूला क्या था, R = n² 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी। अब n की वैल्यू जो भी होगी 1 2 3 4 उसके हिसाब से रेडियस आ जाएगा, रेडियस की मदद से साइज़ निकलाएगा। अगर कोई पूछे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सबसे मेन काम क्या है, तो एटम का साइज़ मालूम करना, रेडियस मालूम करना। तीसरा बड़ा अहम काम, इससे हमें शेल पता चल जाता है। क्या मतलब, n की वैल्यू 1 है तो k शेल, n की वैल्यू 2 है तो l शेल, n की वैल्यू 3 है तो m शेल, n की वैल्यू 4 है तो n शेल हो जाएगा। इससे सब शेल भी पता चलते हैं। n की वैल्यू 1 है तो एक ही सब शेल होगा s, n की वैल्यू 2 है तो 2 सब शेल होंगे s और p,
n के लिए 3 है तो sp_d 3 सब शेल होंगे, n के लिए 4 है तो sp_d f 4 हो जाएगा। इससे हमें ऑर्बिटल भी पता चल जाता है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। और इलेक्ट्रॉन चाहिए हो तो इलेक्ट्रॉन के लिए देखो फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। वैसे एक बात ये भी ध्यान में रखो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 है तो 2, 4 है तो 8, 9 है तो 18, 16 है तो 32। यानी कि अब हिस्से में एक न्यूमेरिकल आ जाता है कि भाई n के लिए 5 है तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ज़ाहिर है अर्थ पे तो पॉसिबल नहीं, जुपिटर पे हो सकता है। n की जगह 5 रख दें, 5 का स्क्वायर 25, 2 50 हो जाएगा। या कल कल को ऐसे देते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स 32 हैं तो कौन सा शेल होगा, तो आप 32 को 2n स्क्वायर के बराबर रख दो, 2 उधर जाके डिवाइड हुआ, n स्क्वायर 16 हो गया था, इनके लिए 4 आ जाएगी। बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी थी। बोर के बकौल जो रदरफोर्ड की खामियां थी उसको बोर्ड ने रिजॉल्व किया। बोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इन फिक्स्ड ऑर्बिट कॉल एनर्जी लेवल। ये न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं फिक्स ऑर्बिट में एनर्जी लेवल। अगला पॉइंट नंबर 2 था, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एनर्जी लेवल दे नाइदर गेन एनर्जी नॉर लॉस एनर्जी। और तीसरा पॉइंट बड़ा है में, देखिए जब तक एनर्जी लेवल में रहेंगे ना एनर्जी गेन ना लॉस करेंगे, लेकिन अगर लो से हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे तो एनर्जी गेन या एब्जॉर्व करेंगे, हाई से लो में आएंगे तो लॉस या एमिट करेंगे। ये हो गया पॉइंट 4। पांचवा और आखिरी पॉइंट ये था कि एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर होता है nh/2π के। अब नील बोर की थ्योरी के जरिए हमें एटम का रेडियस पता चला, जिसका फार्मूला होता है n स्क्वायर 0.53 एमस्ट्रॉन्ग। एक एमस्ट्रॉन्ग का लबे 10⁻10 मीटर, 10⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻1 नैनोमीटर या 10⁻7 मिलीमीटर। अब इस में एक न्यूमेरिकल आ जाता है कि n = 2 है तो रेडियस बताओ। अब देखो सारे बायो वाले परेशान होते हैं, n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ले लेंगे। अब अंग्रेज़ों का तरीका है डिवाइड एंड रूल। 21 को मैं 20+1 लिख सकता हूँ, वैसे 53 को 50+3 लिख सकता हूँ। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 है, 0.03 से मल्टीप्लाई कर दो 0.12 हो जाएगा। और फाइनल आंसर आ जाएगा 2.12 एमस्ट्रॉन्ग। और ये इस क्वेश्चन का आंसर अच्छा है। नंबर विच आर यूज्ड टू स्पेसिफाई पोजीशन, एनर्जी एंड स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स आर कॉल्ड क्वांटा नंबर। केमिस्ट्री में सबसे पहले आज क्वांटा नंबर का टॉपिक बता रहा हूँ। नंबर विच आर यूज्ड टू स्पेसिफाई पोजीशन, एनर्जी एंड स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटा नंबर। अब ये 4 टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल हो गया, एक्सीमेथल, मैग्नेटिक और स्पिन। इससे हमें पता चलता है कि शेल कौन सा है, उसकी शेप क्या है, ये सारी बातें क्वांटा नंबर पर। फ्राडे का सेकंड लॉ है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड आर इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। क्या कहता है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड आर इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। W1/W2 = Z1/Z2। इनमें से कोई एक फैक्टर अननोन होगा, वो निकालने को आ जाएगा न्यूमेरिकल में। ग्राम इक्विवेलेंट वेट मास बराबर हो जाता है 96500 मल्टीप्लाई बाय Z के। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल 1911 में, और इनको लॉर्ड रदरफोर्ड ही कहा जाता है। और आप देखें तो लिखा होता है बुक्स में लॉर्ड रदरफोर्ड एंड हिज कोवर्कर, क्योंकि वो कोवर्कर बड़े ज़बरदस्त थे। मोस्टली भी उनमें शामिल था और नील बोर भी शामिल था। रदरफोर्ड साहब ने किया कि गोल्ड की फॉइल ली और उसमें से 8000 अल्फा पार्टिकल गुजारे। 7999 तो आराम से गुजर गए। एक जो बिल्कुल सेंटर से था वो टकरा के वापस आया। क्या पता चला कि मोस्टर पोर्शन ऑफ एन एटम इज़ एम्प्टी, क्योंकि ज़्यादातर पास आउट हो गए थे। लेकिन 100% एम्प्टी नहीं है, क्योंकि एक डिफ्लेक्ट भी हुआ था। तो होल मास इज इन सेंटर, जिसको आज हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब देखिए अल्फा भी पॉजिटिव, और ये डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है कि ये सेंटर भी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होता तो इस पर चिपक जाता। तो कुछ बातें पता चली कि होल मास ऑफ एटम इज इन सेंटर यानी न्यूक्लियस, मेजर पोर्शन इज एम्प्टी, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एंड मूव अराउंड न्यूक्लियस। ड्रॉबैक क्या कहते हैं, ये बता रहा था कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आ रहा है, हकीकत में लाइन स्पेक्ट्रम आता है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम बताने में नाकाम रहा था। सबसे ख़राब ड्रॉबैक ये था कि बकौल रदरफोर्ड के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो एनर्जी लॉस करता रहता है, और एक बात आता है कि एटम में गिर पड़ता है। और इन ड्रॉबैक को सही किसने किया था, नील बोर ने 1913 में।
है नंबर विच आर यूज टू स्पेसिफाई पोजीशन, एनर्जी एंड स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। केमिस्ट्री में सबसे पहले आज क्वांटम नंबर का टॉपिक बता रहा हूँ। नंबर विच आर यूज टू स्पेसिफाई पोजीशन, एनर्जी एंड स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। अब ये 4 टाइप के होते हैं। प्रिंसिपल हो गया, एक्सीमेथल, मैग्नेटिक और स्पिन। इससे हमें पता चलता है कि शेल कौन सा है, उसकी शेप क्या है, ये सारी बातें क्वांटम नंबर बता। बहुत अहम टॉपिक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यार एन से जाहिर करते हैं। सबसे पहले तो इससे एटम का साइज़ पता चलता है। देखो बोर्ड थ्योरी का फार्मूला क्या था, R = n² 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी। अब n की वैल्यू जो भी होगी 1 2 3 4 उसके हिसाब से रेडियस आ जाएगा। रेडियस की मदद से साइज़ निकलाएगा। अगर कोई पूछे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सबसे मेन काम क्या है, तो एटम का साइज़ मालूम करना, रेडियस मालूम करना। तीसरा बड़ा अहम काम, इससे हमें शेल पता चल जाता है। क्या मतलब n की वैल्यू 1 है तो K शेल, n की वैल्यू 2 है तो L शेल, n की वैल्यू 3 है तो M शेल, n की वैल्यू 4 है तो N शेल हो जाएगा। इससे सब शेल भी पता चलते हैं। n की वैल्यू 1 है तो एक ही सब शेल होगा S, n की वैल्यू 2 है तो 2 सब शेल होंगे S और P, n की वैल्यू 3 है तो S P D 3 सब शेल होंगे, n की वैल्यू 4 है तो S P D F 4 हो जाएगा। इससे हमें ऑर्बिटल भी पता चल जाता है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। और इलेक्ट्रॉन चाहिए हो तो इलेक्ट्रॉन के लिए देखो फार्मूला होता है 2n²। वैसे एक बात ये भी ध्यान में रखो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 है तो 2, 4 है तो 8, 9 है तो 18, 16 है तो 32। यानी कि अब इससे में एक न्यूमेरिकल आ जाता है कि भाई n की वैल्यू 5 है तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ज़ाहिर है अर्थ पे तो पॉसिबल नहीं, जुपिटर पे हो सकता है। n की जगह 5 रख दें, 5 का स्क्वायर 25, 2 सा 50 हो जाएगा। या कल को ऐसे दे देंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स 32 हैं तो कौन सा शेल होगा, तो आप 32 को 2n² के बराबर रख दो, 2 उधर जाके डिवाइड हुआ, n² 16 हो गया तो n के लिए 4 आ जाएगी। बात है एक्सीमेथल क्वांटम नंबर जो कि शेप बताता है, L से जाहिर करते हैं। जब n की वैल्यू 1 होती है तो L की वैल्यू 0 होती है यानी कि S, n की वैल्यू 2 होती है तो L की वैल्यू से कम यानी कि 1 यानी कि P और सब ऑर्बिटल, n की वैल्यू 3 है तो L की 2 यानी D सब ऑर्बिटल, n की वैल्यू 4 है तो L की 3 यानी F सब ऑर्बिटल। अब एक बड़ी काम की बात सुनो यार, एस से मुराद है एब्रीवेशन शार्प का। किसका? शार्प का। प्री प्रिंसिपल का, डी डिफ्यूज और एफ फंडामेंटल। तो इनके एब्रीवेशन भी पूछ लेते हैं। अब एस की शेप होती है स्पेरिकल, पी की डबल नंबर, डी की डबल नंबर और एफ की कॉम्प्लिकेटेड। अब अगर ऑर्बिटल निकालने हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है 2l+1। एल की जगह यहाँ 0 पुट करेंगे, 2 0 सा 0, 1 बचा। फिर एल की जगह 1 पुट करो, 2 1 सा 2 +1 3। एल की जगह 2 पुट करो, 2 2 सा 4 +1 5, 2 3 सा 6 +1 7। इस तरह हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाते हैं। और ये बात हम कर रहे हैं किसकी? एक्सीमेथल क्वांटम नंबर की। इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो देखो 2l+1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे लफ्ज़ों में मैंने कहा था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में 2 होंगे, 3 में 6, 5 2 सा 10, 7 2 सा 14, या इसको 4l+2 भी कर सकते हैं। तो ये फार्मूला भी बाज़ वक़्त पूछ लेते हैं। एक्सीमेथल क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला 4l+2। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बताया था 2n²। बात कर रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, m से जाहिर करते हैं। इससे हमें पता चलती है ओरिएंटेशन यानी सिम। फर्स्ट करो, अब n की वैल्यू 4 है तो 4 शेल हो गया, l की वैल्यू 1 है तो हम कहेंगे p है। अब p की तो सब शेल हो गया, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कौन सा है? px, py, pz। तो ये हमें पता चलेगा किससे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। अब L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी 0 होगी, लेकिन L की वैल्यू अगर 1 है तो M की वैल्यू -1 से लेके +1 तक, L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू -2 से लेके +2 तक, और अगर L की वैल्यू 3 है तो M की वैल्यू -3 से लेके +3 तक होगी। अब ज़रा गौर से देखो, फर्स्ट करो L की वैल्यू क्या है? 1। तो भाई अब M की 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं, -1 0 और 1। अगर -1 है तो इस पे px ऑर्बिटल, 0 है तो py और 1 है तो pz। लेकिन अगर L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू -2, -1 0 1 और 2 हो सकती है। -2 है तो इसका पे dxy ऑर्बिटल, -1 है तो dxz, 0 है तो dyz, 1 है तो dx स्क्वायर -y स्क्वायर और 2 है तो dz स्क्वायर। और M की वैल्यू L की वैल्यू 3 होगी तो M की वैल्यू -3 से लेके +3 तक होगी। दिस ऑल अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम। ओके जी, अब स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं। N की वैल्यू 4 है, हमें पता चल गया 4 शेल है। L की वैल्यू 1 है तो भाई P है, M की वैल्यू -1 है तो P में भी px है। अब एक ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक की स्पिन ऊपर एक के नीचे। तो
तो ये कैसे पता चलेगा? अब ये पता चलता है स्पिन काउंटर नंबर से। अगर स्पिन काउंटर नंबर जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्लस हाफ है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, माइनस हाफ है तो नीचे की तरफ, प्लस हाफ है तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, माइनस हाफ है तो फिर ये होगा क्लॉकवाइज। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों ये। प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी की हम बात करते हैं तो इसके लिए तो वो थोड़ी चालाकी करो। एक वो प्रॉपर्टी है जो अल्फ़ा की सबसे कम, उनसे ज़्यादा बीटा की, फिर सबसे ज़्यादा गैमा की। तो पहले हम उनकी बात करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट ले लें, अल्फ़ा की स्पीड की बात कर लें, स्पीड ऑफ लाइट से 100 टाइम कम होती है, बीटा की 10 टाइम कम, और गैमा की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। पेनेट्रेशन देखिए, गैमा ज़ाहिर है वज़न है ही नहीं, अल्फ़ा का वज़न सबसे ज़्यादा है। जिस चीज़ की का वज़न ज़्यादा होगा पेनेट्रेशन कम होगी। अल्फ़ा की बीटा से 100 टाइम कम होती है, या ये कह लें कि बीटा की 100 टाइम अल्फ़ा से ज़्यादा होती है, और गैमा की बीटा से भी 100 टाइम ज़्यादा होती है। रेंज रेडियो एक्टिविटी का अपनी जगह से मूव होना, अल्फ़ा 14 सेंटीमीटर, बीटा 18 सेंटीमीटर, गैमा 22 सेंटीमीटर, यानी बहुत डेंजर है, दूर रहें भाई। बायोलॉजिकल इफेक्ट, अल्फ़ा का डेंजर, बीटा का वेरी डेंजर, गैमा का वेरी वेरी डेंजर। जो चेरनोबिल में रशिया में हादसा हुआ था उसमें अल्फ़ा रे निकली थी, गैमा निकलती तो पता नहीं क्या होता। अब उन प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सारी वो थी जो गैमा की सबसे ज़्यादा थी, जो अल्फ़ा की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बीटा हमेशा दरमियान में रहेगा और गैमा की सबसे कम। आयनाइजिंग पावर ऑफ कोर्स अल्फ़ा की ज़्यादा होगी क्योंकि ये मास पे डिपेंड करती है। अल्फ़ा की बीटा से 100 टाइम ज़्यादा, बीटा की गैमा से 100 टाइम ज़्यादा, और गैमा की बीटा से 100 टाइम कम, यानी पेनेट्रेशन के बिल्कुल उल्टा चलेगा। काइनेटिक एनर्जी अल्फ़ा की वेरी हाई, बीटा की हाई, गैमा की लो। अब इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक इफेक्ट देखें तो अल्फ़ा का वेरी हाई, फोटोग्राफिक इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, हाँ फोटोग्राफिक प्लेट पे, बीटा का सफिशिएंट, गैमा का लो। और इफेक्ट ऑन जिंक सल्फाइड देखें तो अल्फ़ा का बस हाई, बीटा का लो, और गैमा का वेरी वेरी लो। सो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत अहम टॉपिक है n+l रूल, जिसको क्लेवी-क्लॉचकी रूल भी कहते हैं। देखो n+l रूल के तहत उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा जिनकी n+l की वैल्यू कम है। जैसे कि देखो 4s और 3d, 4s की ज़ाहिर है n की वैल्यू 4 ही होगी, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, 4 + 0 4, और 3d में ज़ाहिर है n तो 3 हो गया, d 2 हो गया, 3 + 2 5। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे? 4s में, फिर 3d में। लेकिन कभी n+l की वैल्यू बराबर हो जाए तो फिर किस में फिल होता है? जिसकी n की वैल्यू छोटी हो। एग्जाम्पल देखो, 3s का मतलब है 3 + 0 3, 2b का मतलब है 2 + 1 3, दोनों ही इक्वल आ गए। तो अब इलेक्ट्रॉन किस में पहले फिल होगा भाई? हाँ भाई, 2b में होगा। अब होम्स रूल क्या कहता है? होम्स रूल ये कहता है कि भाई पहले इलेक्ट्रॉन की सिंगल फिलिंग होती है। जैसे अगर कोई बोले कि ऐसे ऑर्बिटल बढ़ जाएगा सेम एनर्जी ऑर्बिटल में, सेम एनर्जी ऑर्बिटल लाइक जिनको हम डी जनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, px py pz। तो देखो पहले हमेशा ऐसे सिंगले फिल्ड होगा। हाँ, एक बार सिंगले फिल्ड हो जाए, जैसा कि अब ये हो गया, ठीक है सिंगले फिल्ड, उसके बाद पेयरिंग हो सकती है। ठीक है मेरे भाई, तो ये n+l रूल और होम्स रूल। देखिए एक और बड़ा अच्छा सवाल है, वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एटम आर, n = 4, l = 0, m = 0, s = +। अब देखो इसकी बड़ी अच्छी ट्रिक देखो, n 4 होने का मतलब ये है कि कौन सा पीरियड होगा? 4th पीरियड। 4th पीरियड मैंने आपको कहा था भाई 37 से स्टार्ट होता है और 54 तक चलता है। तो पहले बात तो आंसर 37 से 54 में होना चाहिए, ना ये ना ये ना ये ना ये, तो भाई यही हो सकता है एक ही ऑप्शन। और वैसे भी बता देता हूँ, ये रुबिडियम है, एंड ऑफ कोर्स रुबिडियम चूँकि एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए एल की वैल्यू भी 0 होती है, एम की वैल्यू भी 0, और एस ऑफ होता है। तो इतना चक्कर में है ही नहीं, मैं जो तरकीबें बता रहा हूँ बड़ी सॉलिड तरकीब में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल एस ब्लॉक, ऑल द पी ब्लॉक एंड ऑल द डी ब्लॉक ऑफ रुबिडियम आयन। अब देखो फिर रुबिडियम की बात आती है, रुबिडियम किस में? एस ब्लॉक में। और देखो बता देता हूँ, ग्रुप 1A में है, क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। अच्छा, अब चक्कर क्या है बताता हूँ। पीरियोडिक टेबल में इससे भी ऊपर हाइड्रोजन को रखा जाता है कुछ ग्रुप्स में, हालांकि ऑब्वियस से बताना पड़ता है, हाइड्रोजन के कंट्रोवर्शियल मामला है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एस के कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो फिर हाइड्रोजन को भी काउंट करते हैं। 2 हाइड्रोजन, 2 लिथियम, 2 सोडियम, 2 पोटेशियम, 8, और रुबिडियम का 1। ज़ाहिर है 1A ग्रुप का है।
तो पहली बात तो ये है कि एस के 9 होने चाहिए, तो मेरे भाई सी और डी ऑप्शन तो वैसे ही परफेक्ट है। अब आगे की बात कि यार बी और डी के देखो रुबिडियम का नंबर 37 है, जब इनका सम करके देखोगे तो सम 37 ही नहीं आ रहा, ये हो ही नहीं सकते थे। और देखो इनका भी नहीं आ रहा था 37, सम सिर्फ एक ही का आ रहा है, तो इससे भी पकड़ सकते हो। फिर एक और बात कि यार जब कोई भी एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, मेरी खास बात सुन लो, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, तो भाई बी और डी हमेशा इवन नंबर में होंगे। पी और डी किस में होंगे? इवन में। बड़ी अच्छी ट्रिक्स बताना, तो कोई और नहीं बताएगा, मेरी अपनी बनाई है। देखो ये साल में पहली बार करा रहा हूँ, हाथ के हाथ बनाई ट्रिक मैंने। मेरे भाई बिल्कुल आंसर ए हो जाए। बड़ा अहम टॉपिक होता है आइसोटोप्स। तकरीबन सभी जानते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, या ये भी कह लो कि प्रोटॉन तो सेम हो न्यूट्रॉन डिफरेंट हो। वैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सब न्यूक्लियन कहलाता है। अब ये भी कह सकते हो कि आइसोटोप्स के अंदर प्रोटॉन सेम होते हैं और न्यूक्लियन डिफरेंट होते हैं। तो मेरे भाई 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ट्यूटेरियम, ट्राइटियम, बड़ी कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोजन की। ये हो गई आइसोटोप्स। तकरीबन 2500 आइसोटोप्स हैं 126 एलिमेंट्स की, जिनमें से 25 उनमें से तकरीबन 500 हैं जो स्टेबल है। अब आइसोबार, ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। मैंने भी बात बताई है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सब न्यूक्लियन कहलाता है। दूसरे लफ्ज़ों में अब ये कह लो कि एटॉमिक मास कहलाता है। यानी कि आइसोबार में न्यूक्लियन या एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पे देखो, थोरियम 90 एटॉमिक नंबर है, मास इसका भी 232। एक्टीनियम नंबर 89, मास 232। रेडियम 88 नंबर, मास 232। यानी मास 232 है, या नंबर ऑफ न्यूक्लियन यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम 232 है। लेकिन प्रोटॉन जो है वो सबके अलग अलग है। एक कहलाता है आइसोन्यूट्रॉन, जिसके न्यूट्रॉन सेम है। अब 8 और 15 भी होता है। अब देखो न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, मास और नंबर का डिफरेंस। 15 और 8 का डिफरेंस 7, 7 और 14, 7 और 14 का डिफरेंस भी 7। तो ये हो गया आइसोन्यूट्रॉन। जी अब बात कर रहे हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की आगे। फर्स्ट करो मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम का ग्रुप क्या है? ग्रुप 2A। 2A बोले तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। पहला इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, Mg+1 हो गया, ठीक है। अब जब ये Mg+1 एक और इलेक्ट्रॉन देगा, Mg+2 हो जाएगा। यहाँ आया कोई मसला नहीं था, लेकिन जैसे Mg+2 हुआ, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? नियोन में। यानी कि नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गई। और नोबेल गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत बहुत मुश्किल होता है। अब इससे जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बहुत हाई एनर्जी चाहिए होगी, यानी ग्रुप 2A की हाईएस्ट होगी 3rd। 1A की क्या थी? अभी बताया था 2nd। तो जब 1A की 2A की 3rd है, तो 3rd की 3A की 4th होगी, 4A की 5th होगी। कल कोई एग्जाम में सवाल आ जाएगा 5A की क्या होगी? ट्रिक याद रखो, एक 1 प्लस कर दो 6th, 6A की 7, 7A की 8, और 8A को चूँकि 0 भी कहते हैं इसलिए इसकी 1st। और उल्टा भी पूछ सकते हैं कि 4th IP किस ग्रुप की हाई होती है? तो भाई 4 में से 1 माइनस कर दो, 3A। 5th IP किस ग्रुप की हाई होती है? तो ये 4A हो जाए। करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात। वो एनर्जी जो कि एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होती है, मिनिमम एनर्जी, उस एटम के गैसेस स्टेट में, वो कहलाती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। सबसे कम होगी सीजियम की और सबसे ज़्यादा होगी हीलियम की। एक वजह तो ये कि हीलियम और नियोन नोबेल गैसेस हैं, और नोबेल गैस इनर्ट गैस मोनोएटॉमिक गैसेस की आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत 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 हाई होती है। 1961 तक तो ये समझा जाता था कि नोबेल गैसेस से इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल सकता। अभी भी निकलता है तो बहुत मुश्किल। सब छोटी सी एक मिसाल मैं ले देता हूँ। सोडियम है, पहला इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से निकलाएगा, ये कहलाएगी इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल 495 किलो जूल पर मोल होती है। लेकिन जब आप इससे सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखें सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो चला गया। अब कहने को Na+ है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही है, यानी कि नियोन वाली, यानी कि नोबेल गैस वाली। ये वजह है कि अब इसकी सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत बहुत हाई होगी, वेरी वेरी मच हाई, एकदम से 4500 किलो जूल पर मोल। IB के वाले से कुछ और बहुत अहम बातें हैं जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड और consumed at an electrode is directly proportional
to the quantity of electricity pass through the electrolytic cell. W बराबर होता है ZAT के. W से मुराद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड, Z से मुराद इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, A से मुराद करंट, T से मुराद टाइम. दिस इज़ नोन एज फ्राइडे फर्स्ट लॉ. बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है. अब इसमें से देखो कभी कभी इसकी स्टेटमेंट भी दे करके पूछते हैं कौन सा लॉ है. न्यूमेरिकल भी आ जाता है. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू दी हुई होगी, करंट की वैल्यू दी हुई होगी, टाइम की वैल्यू, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड मालूम करने को आएगा. की डिस्कवरी के बाद बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. ये हुई थी चैडविक के हाथों 1932 में. उसने किया था बेरिलियम जिसका नंबर 4 और मास 9 होता है, उसमें मैं डाला है हीलियम न्यूक्लियाई. हीलियम न्यूक्लियाई बोले तो यानी कि 2 हाइड्रोजन मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो हीलियम न्यूक्लियाई कहा जाता है. अल्फा पार्टिकल, जनाब अल्फा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियाई डाला तो बना कार्बन और एक न्यूट्रॉन निकला. तो ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी 1932 में. अभी बड़ी एमसीक्यूज पेपर में आती है. वो क्या, मोस्टली वेवलेंथ ऑफ एक्सरे डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. ये इस तरह आ जाता है कि भाई एक्सरे जो है वो डिक्रीज़ होती है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से. बात किसने कही थी, मोस्टली ने कही थी. ऐसे भी आ जाता है साल कभी घुमा के कि अगर वेवलेंथ ऑफ एक्सरे डिक्रीज़ हो रही हो तो पता एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा या कांस्टेंट रहेगा. तो ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वेवलेंथ हमेशा एक्सरे की डिक्रीज़ होगी. याद रखना है बात. बड़ा प्यारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे हुए. देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है बिल्कुल ना हिस्ट्री वाइज है. यानी डाल्टन ने 1808 में एक थ्योरी दे दी कि जी एटम जो होता है वो होता है. ठीक है, अब एटम के अंदर क्या क्या होता है ये किसी को नहीं पता. अब एक साहब थे स्टोनी, डिस्चार्ज ट्यूब या मौजूदा दौर की ट्यूबलाइट स्टोनी की जाता है. ठीक है जी, इन्होंने अपने दोस्त क्रुक्स को दी एक्सपेरिमेंट करने के लिए. अब क्रुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि कैथोड लिया, एक एनोड लिया और एक नोबल गैस रखी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर. 1000 ऑफ वोल्टेज अप्लाई किया, कुछ नहीं हुआ क्योंकि एयर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जब तक उन्होंने एयर रिमूव नहीं की यानी प्रेशर को 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक नहीं ले गए. उसके नतीजे में कैथोड से कुछ रेस निकली जिनको क्रुक्स ने क्रुक्स रेस या कैथोड रेस का नाम दिया. ये रेस क्या थी, नेगेटिव थी. इनका मास था, एनर्जी थी, वेलोसिटी थी, मोमेंटम था, प्रेशर था, फ्लोरेंस गैस थी. ये सारी बात है 1879 की. 2 साल बाद 1881 में स्टोनी से आके मिले और कहा यार क्रुक, मैंने सुना है तुमने कोई बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया है मेरी दी हुई डिस्चार्ज ट्यूब का, आजकल बड़े उसके चर्चे हो रहे, तो ज़रा मेरे सामने भी कर दो यार. तो क्रुक्स ने ये एक्सपेरिमेंट स्टोनी के सामने भी किया और स्टोनी ने कहा भाई क्रुक तुझे तो पता ही नहीं तूने कितना बड़ा काम कर दिया है. ये कैथोड रेज दर हकीकत इलेक्ट्रॉन है और ये एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है. बाद में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन मास रेशियो भी डिस्कवर किया. इलेक्ट्रॉन डिस्कवर क्रुक्स ने किया था, आइडेंटिफिकेशन स्टोनी ने की थी. यही वजह है कि इन दोनों को इसकी दरियाफ्त का सेरा दिया जाता है. ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहता है, ये डाल्टन की थ्योरी आई थी 1808 में कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल एटम. छोटे छोटे पार्टिकल से मुश्तमिल होता है. और एक और बात कि एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल चेंज. एक जो इसमें मैंने लिखा हुआ नहीं है लेकिन क्या होता है, साइज ऑफ एटम इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन दैम. और एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स आर अलाइक. मतलब यानी नाइट्रोजन के एलिमेंट सारे जो नाइट्रोजन एलिमेंट के एटम होंगे सारे आपस में एक जैसे होंगे, चाहे साइज़ हो, चाहे शेप हो, चाहे प्रॉपर्टी हो. लेकिन किससे डिफरेंट होंगे, कार्बन से. केमिकल कंपोजिशन टेक प्लेस बिटवीन स्मॉल होल नंबर्स ऑफ एटम. होल नंबर ऑफ एटम लाइक एक कार्बन 2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन वाटर बनाते हैं. तो इस तरह से ये रिएक्शंस होते हैं. तो ऑसम किस्म की एमसीक्यूज बच्चों अब हम करवा रहे हैं क्रैक सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन. ये असल ब्रोमीन होता क्या है जी. हेलोजन ग्रुप देखें तो आता है एक फ्लोरीन, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन. तो वेल हेलोजन ग्रुप सेकंड पीरियड से शुरू होते हैं, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड. इसका मतलब है ब्रोमीन है फोर्थ पीरियड. अब पूछ रहे हैं कौन सा क्वांटम नंबर सही होगा. देखो एक बात सुनो, ये जो n की वैल्यू होती है
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हकीकत शेल को जाहिर करती है, दूसरे लफ्ज़ों में पीरियड को जाहिर करती है। ऑप्शन ए बी सी तो हो ही नहीं सकते, ये तो शुरू में ही धुर फिट्टे मुँह हो गए। धुर फिट्टे मुँह क्यों हो गए भाई? इस वजह से हो गए कि एन की वैल्यू 3 है या 2 है, तो या तो डी हो सकता है या ए हो सकता है। अब एक और बात, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कौन से ब्लॉक में आते हैं? पी ब्लॉक में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P5 है इनकी। चलो P5 ना भी याद हो, ये तो पता है कि P ब्लॉक में होते हैं, यानी S ब्लॉक में नहीं होते हैं। अब देखो यहाँ पे L की वैल्यू D के लिए दी हुई है 1, E के लिए दी है 0। अगर L की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब है S ब्लॉक, तो भाई S ब्लॉक में तो नहीं होता, ये किसमें होता है? P ब्लॉक में होता है। तो इसका मतलब है L की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, N की 4 होनी चाहिए। M वगैरह देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। हमारा तो टारगेट पे नजर है ना, जब बाकी सारे ऑप्शन धुर फिट्टे मुँह हो गए, इतनी ट्रिक होती है मेरी धुर फिट्टे मुँह। 3 ऑप्शन इस वजह से धुर फिट्टे मुँह हुए कि एन की वैल्यू 4 नहीं है। ये ऑप्शन इसलिए धुर फिट्टे में हो गया कि L 0 दिया हुआ है और P ब्लॉक में L की वैल्यू 1 होती है। तो मेरे भाई आंसर मेरा डी हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इन विच अबाउ प्रिंसिपल इज वियोलेटेड। अब्बा जी का प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल कहाँ वियोलेटेड है? क्या ऑप्शन ए में, क्या बी में, क्या सी में, क्या डी में? अबाउ प्रिंसिपल होता क्या है? ये कहता है लो एनर्जी वाले ऑर्बिट सबसे पहले बढ़ते हैं, 1s फिर 2s फिर 2p, ठीक है, ऐसे होता है। तो मेरे भाई ए ऑप्शन में तो 2s है, फिर 2b भरा हुआ है। ये जो चीज़ है ना आगे की, उसके हमें मसला नहीं है, वो होम्स रूल वगैरह फॉलो होता है। हमें तो देख रहे हैं कि अबाउ प्रिंसिपल कहाँ वियोलेटेड हो रहा है। और बी में है ये क्या? बी में 2s में से एक इलेक्ट्रॉन भरा है और 2bx में इलेक्ट्रॉन आ गए। नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये तो वियोलेटेड हो गया। कौन सा लॉ? अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल के तहत 2s पूरा भर जाएगा तब 2b में जाने चाहिए। तो मेरे भाई आंसर मेरा बी हो गया। सी डी देखने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन देखो तो जाहिर है पहले 2s भर रहा है, फिर 2b पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, पेयरिंग अनपेयरिंग उस चक्कर में मत पढ़ो ना, एग्जाम में टारगेट पे नजर रखो, हमें आंसर सही करना है बच्चों। व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन? तो जी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का फर्स्ट ऑर्डर कह रहे हैं। तो यार बात सुनो, रूल क्या कहता है कि लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ती है। कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन असूलन ही होना चाहिए। लेकिन एक और रूल भी है। वो रूल ये कहता है कि जो फुल फिल होती है उसकी सबसे ज़्यादा होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल, फिर उसके बाद हाफ फिल की होती है, फिर होती है पार्शल फिल की। तो देखो ठीक है कि कार्बन की तो सबसे कम होगी, असूलन फिर अगर राइट के हिसाब से देखें तो नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन ये होना चाहिए हमारे पास। लेकिन नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है 2p3। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, यानी हाफ फिल्ड है। तो ये वजह कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, यानी सबसे कम कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन की ज़्यादा होनी चाहिए ऑक्सीजन से। तो देखो ये वाला आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन की कार्बन से भी ज़्यादा है और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है बज़ाहिर। और किसी में कुछ ऐसा दिया है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा, नाइट्रोजन की कार्बन से ज़्यादा, कार्बन की नहीं, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ देखो कह रहे हैं कि कार्बन की नाइट्रोजन से ज़्यादा, तो यही वाला हो जाएगा आंसर बी हमारा। फिर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को नज़रअंदाज ना करें। डॉ के टेस्ट में भी ये 2019 में इसी पे क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ kg या 9.1 × 10⁻28 kg, और ये सवाल आया था एटॉमिक मास यूनिट में इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है? 0.005 AMU। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, और ESU एक और यूनिट होता है जिसमें 4.803 × 10⁻10 ESU। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन P+ 1.673 × 10⁻27 kg, इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज़्यादा, और इसका मास होता है 1.673 × 10⁻24 ग्राम। प्रोटॉन मास यूनिट में होता है 1.008 और 1.6 × 10⁻19 कूलम।
प्रोटॉन के हवाले से इसका अब कह दें कि चार्ज होता है, पॉजिटिव में होता है। और 4.803 इंटू 10⁻⁻10 ESU भी पॉजिटिव में होगा। अब एक और सब्सटेंस होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है? नॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, एंडरसन ने डिस्कवर किया था। और पॉजिट्रॉन की बात करें तो उसका चार्ज भी वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का है, बस प्लस में होगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और उसका मास भी वही होगा, यानी 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन के केस में ऐसा नहीं है, प्रोटॉन का चार्ज तो ही होता है लेकिन मास देखिए कितना ज़्यादा होता है। अब न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का मास तकरीबन प्रोटॉन के मास के इक्वल है, देखिए बहुत मामूली सा फर्क है, 1.673 1.674 इंटू 10⁻27 kg, यानी इलेक्ट्रॉन से 184 टाइम्स 0 टाइम्स ज़्यादा। और कल को ग्राम में पूछ लें तो ग्राम में 1.67 इंटू 10⁻24, AMU यूनिट 1.009। ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर अब एंड पे चल रहा है। एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ शेल के। जैसे जैसे शेल बड़ा होगा एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। लिथियम में होते हैं 2 शेल, सोडियम में होते हैं 3 शेल, पोटेशियम में 4, रुबिडियम में 5 और सीजियम में 6 शेल। यानी इनकी अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो सबसे बड़ा एटॉमिक साइज होगा सीजियम का, क्योंकि शेल इसमें ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलें तो याद रखो एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अब देखो लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरोन हो, कार्बन हो, ये सब सेकंड शेल में ही है, ठीक है। इसके भी 2 शेल हैं, इसके भी 2 शेल, इसके भी 2 शेल, लेकिन लिथियम में 3 प्रोटॉन है, बेरिलियम में 4, बोरोन में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9 और नियोन में 10। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा? नियोन का होगा, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा हैं। तो अगर ग्रुप 2 की सेकंड पीरियड की बात करें, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि टॉप टू बॉटम हमेशा याद रखें एटॉमिक साइज होगा इंक्रीज और लेफ्ट टू राइट हमेशा होगा डिक्रीज। और सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज लंबा कहाँ होगा? लेफ्ट बॉटम पे। लेफ्ट बॉटम पे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? सीजियम, क्योंकि याद रखो इसके नीचे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और राइट टॉप पे नियोन से भी ऊपर क्या होता है? हीलियम। तो सबसे छोटा साइज होगा हीलियम का। अब एक और बड़ी अच्छी पेपर के लिए ऐसे क्वेश्चन, सोडियम और एक सोडियम का आयन, क्या फ़र्क है? यार सोडियम में मैंने अभी बताया था 3 शेल है और सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है और ये Na+1 यानी कैटाइन बन जाता है तो शेल कितने रह जाएंगे? 2। तो लाजिम बात है जिसके शेल ज़्यादा उसका साइज़ ज़्यादा, यानी कि हम कह सकते हैं पेरेंट एटम हमेशा बड़ा होगा कैटाइन से या न्यूट्रल बड़ा होगा पॉजिटिव से। ठीक है, हम कर रहे हैं एनाइन के। एक न्यूट्रल क्लोरीन है, एक Cl-1 है। अब देखो दोनों में नंबर ऑफ शेल 3 है। 17 प्रोटॉन न्यूट्रल क्लोरीन में, 17 ही प्रोटॉन Cl-1 में। लेकिन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में यानी नॉर्मल क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। Cl-1 में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 7 के बजाय 8 हो जाएंगे। अब मैंने क्या कहा था? एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल, तो बराबर है। एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो भी क्लोरीन और Cl- में बराबर है। लेकिन एक और प्रॉपर्टी भी होती है, एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो आउटर मोस्ट शेल में Cl के साथ Cl- के 8, चूँकि Cl- में ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन इसलिए Cl- के का एटॉमिक साइज भी ज़्यादा होगा इनमें से, यानी Cl- बहरहाल Cl से बड़ा होगा। बच्चों याद रखना है बात। बाउ प्रिंसिपल होता क्या है? इसको बिल्डिंग अप रूल भी कहते हैं। ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं पहले लो एनर्जी लेवल, यानी सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3b, 4s। अच्छा याद रहे कि 3d में बाद में होते हैं, उसकी वजह है डायगोनली हम इनको फिलअप करते हैं। जैसे कि 5s में पहले होते हैं, 4d में बाद में होते हैं। तो n+l रूल के तहत भी यही तरतीब होती है। अब बाउ प्रिंसिपल या बिल्डिंग अप पे भी होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। n+l भी इसके बाद मैं बता रहा हूँ, बहुत अहम है ये।